क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। मेरे चेहरे पर तो स्माइल है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में, दिमाग में बहुत दर्द है, और वो दर्द दिया है टेरा ने। जो टेरा का टेरर है, उसी की बात आज हम करने वाले हैं। एक तरफ लूना है, दूसरी तरफ यूएसटी है। दोनों का कहर आखिरकार है क्या, और जिसकी वजह से पूरी मार्केट परेशान है। इस सब की चर्चा हमारे मेहमानों के साथ होगी, हमारे एक्सप्लेनर के साथ भी होगी। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ, जिन पर अगेन टेरा ही छाया हुआ है। तो 7 दिनों पहले 6 मई को टेरा लूना $80.68 पर था, और आज ये 0.00003331 पर है। यानी टेरा लूना में 100% की गिरावट देखने को मिली है। और टेरा लूना की इस गिरावट को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने भी इस टोकन को अपने प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया। कुछ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजेस ने टेरा के साथ अपने स्थायी कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर दिया है, और अब इस टोकन को डीलिस्टिंग करने में कॉइन स्विच भी सामने आ चुका है। उन्होंने इसे अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं यूएसटी की तरफ। तो टेरा एक नेटवर्क है, टेरा लूना एक टोकन है, और टेरा यूएसटी दूसरा। तो ये एक स्टेबल कॉइन है जो यूएसटी है। अब इस हफ्ते टेरा यूएसटी ने डॉलर के साथ अपने 1:1 के जुड़ाव को तोड़ दिया, और ये $0.16 तक गिर गया। वहीं इसकी रिकवरी की बात करते हुए टेरा के को फाउंडर ने ट्वीट करके बताया कि टेरा यूएसडी को दोबारा मजबूत करने के लिए भारी फंडिंग हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह एक एल्गोरिदम पर निर्भर करने की बजाय रिजर्व को आधार बनाएगा। तो वो ट्वीट जो है वो भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन इसकी वजह से बाकी करेंसीज पर भी असर पड़ा है। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी के बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसी की वजह से बिटकॉइन बीते 16 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बीते 7 दिनों में इथीरियम के दामों में 20% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। 12 मई को इथीरियम $1821 पर पहुंचा, जो कि जुलाई 2021 के बाद से सबसे निचला स्तर है। और इसी की बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि लोगों के जहन में थोड़ा डर जो है वो जरूर बैठ गया है। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट काफी ज्यादा है, भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, ऐसा वेबसाइट कॉइन मार्केट कैप ने कहा है, क्योंकि उनके मुताबिक $200 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान जो है वो हुआ है। तो यहां आपने बड़ी खबरें इस हफ्ते की जो है वो जान ली, लेकिन टेरा आखिरकार है क्या, और यूएसटी जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं ये समझा देते हैं। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। तो स्टेबल कॉइन एक डिजिटल कॉइन होता है जिसकी मूल्य जो है जिसका वो स्थिरता से जुड़ा होता है, यानी वो किसी ना किसी एसेट से बैग्ड होते हैं। रेगुलर और क्रिप्टो करेंसी को जोड़ता है स्टेबल कॉइन। लेकिन क्या वाकई ही स्थिर है स्टेबल कॉइन? देखिए, अगर बात करें इसकी बैकिंग की, तो इसकी बैकिंग फिएट के साथ होती है, एसेट्स के साथ भी होती है, लेकिन इसकी किस्में अलग अलग हैं। एक तो वो है जो एसेट बैक्ड होते हैं, यानी जिसके पीछे समझ लीजिए डॉलर या इंडियन रुपी, उसकी बैकिंग है। दूसरी तरफ होते हैं एल्गोरिथमिक, जो कि यूएसटी है, उसके पीछे एल्गोरिथम का हाथ होता है। अब वहीं पर सारी बात जो है, सारी प्रॉब्लम जो है उसकी शुरुआत होती है। एल्गोरिथमिक जो कॉइन है वो क्या होते हैं, वही आज हम अपनी चर्चा में भी समझेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। बहुत बहुत स्वागत है शरद चंद्रा का। वो जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वीपी और रिसर्च हैं, रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी हैं अर्थ आईडी के। दूसरी तरफ हमारे साथ अजीत खुराना भी हैं, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस शो से पहले हम भी चर्चा कर रहे थे, हम एल्गोरिथमिक जो स्टेबल कॉइन है उसकी बात कर रहे थे। तो देखिए, दर्शकों को समझा दो, 2 तरीके की डिविजन्स होती हैं टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन की। एक तो एसेट बैक, यानी जिसके पीछे डॉलर या कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई फिएट करेंसी जुड़ी होती है। दूसरा एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन यूएसटी है, जिसमें गिरावट देखेगी। क्या होते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, मिस्टर खुराना, अगर आप बताएं। देखिए, एसेट बैक तो हम समझ गए कि उसकी बुनियादी मूल जो आती है कि भाई उन्होंने बैंक में कितने पैसे रखे हैं, अपने अकाउंट में कितने पैसे रखे हैं। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन एक बहुत ही विचित्र प्राणी है जो क्रिप्टो से पहले लोगों को कभी सामने आया नहीं था। इसमें होता ऐसा है कि प्रोग्राम ऐसे लिखा जाता है
इकोनॉमिक व्यवस्था इस तरह की बनाई जाती है कि वो हिले ही नहीं अपनी कीमत से, और यदि हिले तो लोग आके दौड़ दौड़ के आए और मुनाफा कमाने की कोशिश करें, जिससे कि वो वापस हिल डुल कर अपने $1 की कीमत पे आ जाएगा यदि वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। बट ऐसा होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज ये होती है कि जब वो मुनाफे का सिचुएशन आती है तो इतने निवेशक होने चाहिए जो कि दौड़ के आए और मुनाफा कमाने की कोशिश करें। उस मुनाफा कमाने से यदि वो $1 का $1.01 बन जाता है तो उसे खींच के वापस $1 पे भी है। जी, अब ये बताइए कि क्या रिवाइव कर पाएगा टेरा? इस सवाल में दो सवाल है। पहली बात, रिवाइव कर पाएगा, दूसरी बात है करना चाहिए या नहीं। दूसरे सवाल का तो मैं बहुत बुलंद होकर जवाब दूंगा कि हमें उसमें विश्वास नहीं रहा, हमारे दिल से हमारे मन से टेरा अब निकल गया, उसने हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया और दुख भी, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या वो कर पाएगा? कर पाने के लिए उन्हें $10 बिलियन यानी लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर उनके पास ऐसे पैसे हैं या उनके साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं तो शायद वो कर पाए, लेकिन वो क्यों करना चाहेगा 75,000 करोड़ का एक्सपेंस, ये मुझे नहीं पता। अब ये बताइए कि इसकी वजह से, क्योंकि ये एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, इसकी वजह से जो नॉर्मल स्टेबल कॉइन्स हैं उनको एक बैड नेम मिल रहा है, क्योंकि वो उन पर भरोसा लोग काफी ज्यादा करते हैं। एक तरह से ये डिमोनेटाइजेशन हो गया है कि भैया मैं सोच रहा था मेरे पास $1 है, बचे हैं सिर्फ उसका 6वां हिस्सा बचा है। नाम बहुत खराब हुआ है, दुख पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि स्टेबल कॉइन ही क्यों, हर तरह की क्रिप्टो करेंसी अल्टीमेटली तो है कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि वो एल्गोरिथमिक है। तो यदि स्टेबल कॉइन का एल्गोरिदम आप डामाडोल हो सकता है तो हमें डर लग रहा है कि भैया सारे कॉइन्स का जाके एल्गोरिदम देखो और उन्हें समझो। खास करके जो ज्यादा समझे ना जाने वाले टोकन्स हैं, जो कि बहुत छोटे टोकन्स होते हैं, उनसे डर ज्यादा बन गया है। लेकिन जैसे आपने एक्सप्लेन किया हमें एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के बारे में, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसे कहा, इस पर कंसर्न्स जताए हैं, तो आप इस पूरे मैकेनिज्म को ही फ्लॉड मानते हैं या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा भरोसा है आपका, इसको करने का तरीका में भी बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, दूसरी बात यानी कि इसको करने का तरीका बहुत बेहतर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस समय मार्केट में कम से कम 5-6 बड़े एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन हैं और मार सिर्फ एक में पड़ी है। हर एक में पड़नी चाहिए थी। जो उन्होंने एंकर प्रोटोकॉल, जो उससे जुड़ा हुआ ही प्रोटोकॉल है, जिसमें उन्होंने 20% का इंटरेस्ट रेट देना स्टार्ट किया, जो कि दूसरे स्टेबल कॉइन, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स ऐसा नहीं देते प्रावधान, या बहुत कम इंटरेस्ट दे देते हैं। मुझे लगता है कि उस कारण से यूएसटी को सबसे ज्यादा मार पड़ी है और वो उससे हमें बच के रहना चाहिए। पास अभी था मतलब टेरा, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सहानुभूति है, दुख है, खेद है, मगर क्या करें, अभी नुकसान हो चुका है। आपने एक चीज खरीदी थी $1 की, वो अभी बस 1 पैसे की होके बैठी है या शायद उससे भी कम। आगे क्या करना है? पहली चीज, जब आपको इस प्रकार का कोई मुनाफा दे जो आप रातों रात अमीर बन जाते हो, तो इस बात पे विश्वास कभी भी मत कीजिए, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में या किसी अन्य बाजार में। दूसरी चीज कि आपने किसी भी एक टोकन में बहुत बड़ी मात्रा का निवेश मत कीजिए, यानी कि 5%, 1%, 10% तक रहिए। और जो ओवरऑल क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, वो भी एक पोर्टफोलियो का बस एक हिस्सा होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उधार लेके, कर्ज लेके निवेश मत कीजिए। जब मार पड़ेगी ना तो घर से निकल जाओगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, और ये हमें मतलब बार बार जरूर इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि लुभावने ऑफर्स तो सामने आते हैं, लेकिन इस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिसमें इतना नुकसान हो जाए कि आप उसे रिकवर भी ना कर पाए। लेकिन जैसा मैंने अपने एक्सप्लेनर में भी बात की कि हालात जो हैं वो अच्छे नहीं थे मार्केट के, और उसके बाद ये सब एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन का भी जो फियास्को है वो हुआ। आपको लगता है कि हालात अच्छे नहीं थे इसलिए टेरा का यह हाल हुआ, या फिर टेरा के इस स्थिति की वजह से पूरी मार्केट का हाल जो है वो डावाडोल हो गया? आप किसको ब्लेम करते हैं? मेरा एक्चुअली आंसर तीसरा पॉइंट है। टेरा हमेशा से वीक था, उसमें खोट थी। चूंकि हालात अच्छे थे, उसकी खोट उभर कर सामने आई नहीं। टेरा की वजह से मार्केट नहीं टूटी और मार्केट की वजह से टेरा खराब हुआ, ऐसा नहीं है। टेरा में खोट थी, उसका एल्गोरिदम ठीक नहीं था। जब मार्केट टूटी तो हमें पता चल गया, उसकी खामी सामने आ गई। जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अब क्योंकि मार्केट के हालात अभी थोड़े से वीक हैं, तो आप ओवरऑल इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास अभी होल्डिंग है? टेरा शायद ना हो, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो जो है उनका रेड में नजर आ रहा है। पहली चीज, यदि कोई सिक्का, कॉइन 50% या 90% गिरता है तो ऐसा मत मान लीजिए कि भैया अभी ये तो बहुत आकर्षक कीमत हो गई।
जैसा टेरा में हुआ, लूना में हुआ, जैसे कि एक दिन 99% गिरा, उसके अगले दिन फिर वहां से और 99% गिरा। तो ये समझ के रहिए कि ऐसा नहीं है कि प्राइस गिरने से आकर्षक हो जाती है। दूसरी चीज, यदि आपको किसी कॉइन की समझ नहीं है या आपको समझ है कि वो वीक कॉइन था बट मैंने सोचा रातों रात अमीर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो उस कॉइन से हट जाइए। बगैर बिटकॉइन, इथीरियम, पॉलीगॉन, कार्डानो, सोलाना जैसे अगर आपके पास अच्छे कॉइन हैं, तो मेरी राय तो यही होगी कि बने रहिए, अच्छे दिन आएंगे। चलिए, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, आपने एक जो कंक्लूजन है वो जरूर दिया। इसी उम्मीद के साथ इस सेगमेंट को फिलहाल यहाँ खत्म करते हैं, चर्चा को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खुराना हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये मेरे सवाल थे, मेरा एक्सप्लेनर था स्टेबल कॉइन को लेकर या फिर टेरा को लेकर। लेकिन आपके सवालों का क्या? आपके सवालों को भी हम प्लेटफॉर्म देंगे हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है सवाल जवाब। हमारे साथ रोहास नागपाल जुड़ने वाले हैं ब्रेक के बाद, और आपके भेजे हुए सवाल हम उनके सामने पेश करेंगे और होंगे आपके सामने उनके जवाब। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देखें कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। और हाँ, हालात ऐसे डांस करने वाले तो नहीं है जिस तरीके से मार्केट का हाल है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी चर्चा कर सकते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे मीम्स ऑनलाइन पॉपुलर हो रहे हैं, उन मीम्स की भी चर्चा करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग इस वक्त की भी जो दुख वाली स्थिति है ना, उसमें मीम्स बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आपके सवाल। हमारे सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब, और हमारे मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहास नागपाल हमारे साथ है, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन के। ये आपके सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल है मयंक का। वो पूछ रहे हैं, क्या लूना इस वक्त खरीदने के लिए बढ़िया ऑप्शन है या नहीं? मुझे लगता है कि इनका सवाल इसलिए ऐसा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं जब भी किसी कॉइन की कीमत बहुत ज्यादा नीचे चली गई है तो बहुत बढ़िया है कि उसे खरीद लिया जाए, इसीलिए ये पूछ रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है रोहास आपका जवाब क्या होने वाला है, बट बताइए। नहीं, बिल्कुल भी ये खरीदने वाला टाइम नहीं है। ये जो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। ये ऐसा टेम्पररी डिप नहीं है कि कोई छोटी मोटी बैड न्यूज की वजह से वो क्रिप्टो डिप हुआ है। ये टेक्नोलॉजी भी फेल हो चुकी है, और उनका पूरा जो फाइनेंशियल मॉडल था, जो लेवरेजिंग का, जिससे आप स्टेबल कॉइन की वैल्यू मेंटेन करते हैं, वो भी फेल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये खरीदने का टाइम। अगला सवाल, इनका हैंडल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रोकन बडी। क्या लूना कॉइन कभी दोबारा स्टेबल हो पाएगा? अब ये नहीं पता ये ब्रोकन मार्केट की वजह से है नहीं, बट इनका सवाल है कि क्या ये कभी दोबारा स्टेबल हो पाएगा या नहीं। एक्चुअली होने को तो हो भी सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल जो चीजें फेल हुई हैं वो कभी ना कभी तो बाकी कॉइन्स को भी फिक्स करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि मे बी फ्यूचर में जाके वो फिक्स हो, पर अभी बहुत इस टाइम पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कितना टाइम लगेगा इसको फिक्स करने में। आपसे पहले सालों भी लग सकते हैं और बहुत जल्दी भी हो सकता है। आपसे पहले जो मेहमान थे उन्होंने कहा कि ये स्टेबल होगा या नहीं, ये बात का सवाल है, लेकिन क्या ये होना चाहिए या नहीं? मतलब इसका पूरा सिस्टम या मैकेनिज्म ही फ्लॉड है, उस पर भी ज्यादा सवाल है। आप अग्री करेंगे उससे? एक्चुअली अगर आपको याद होगा कि मैं जब भी मैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की बात करता हूं, मैं यही बोलता हूं कि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है प्रोग्रामिंग में कि हम उसके ऊपर इतना भरोसा कर सके। पर जो नॉर्मल स्टेबल कॉइन होती है, जिसके अगेंस्ट किसी के बैंक अकाउंट में पैसा है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी पे इतनी डिपेंडेंस नहीं है। पर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन मेरे हिसाब से दुनिया तैयार नहीं है उसके लिए। अभी उस टेक्नोलॉजी मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, धीरज का अगला सवाल है कि अब ये डीलिस्ट हो गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? वेल, अनफॉर्चुनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट शायद जीरो हो चुकी है, क्योंकि अगर वो डीलिस्ट नहीं भी होती तो आज आप उसको बेच नहीं पाएंगे। तो अब वो कॉइन तो आपके पास है, तो उसको डिलीट मत कर दीजिए। कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है वो वापस आ जाए। तो जो भी आपके पास ये कॉइन है, आप उसको अपनी वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए और अब होल्ड कीजिए। हो सकता है फ्यूचर में वो बढ़े, पर गलती से प्लीज डिलीट मत कीजिए उसको। हाँ, लेकिन रोहास जो ब्लॉकचेन है वो ही हॉल्ट हो गई है, तो ऐसे में आपको लगता है रिवाइवल के कोई चांस है? नहीं, हो सकता है। आप देखिए, सोलाना भी तो बीच बीच में डाउन होते रहता है। कुछ टाइम पहले 18 घंटे के लिए पूरी ब्लॉकचेन ही डाउन हो गई थी, पर वो वापस आया विद द बैंक, और उसकी शेयर क्रिप्टो प्राइस भी काफी हाई रहती है, तो इट वापस आ सकता है।
चलिए, लूना से जुड़े हुए जितने भी सवाल थे वो फिलहाल खत्म हो गए हैं। आगे कुछ और सवाल है। आरिफ का सवाल है कि आप कोड कॉइन के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, तो ये जो कोड कॉइन और कोज कॉइन करके जो है वो एक्चुअली KOG वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। अब वो प्रोजेक्ट क्या करता था, अनफॉर्चुनेटली ये भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही और उसकी ब्लॉकचेन भी बंद हो चुकी है, तो आप इससे दूर ही रहिए। गीतांश का अगला सवाल है, सेलर कैसा है? हाँ जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेलर नेटवर्क जो है वो एक ब्रिज है। तो मैं आपको ब्रिज बताता हूँ क्या होता है कि अब आप इंडिया में जब रहते हैं तो आप रुपीज में डीलिंग करते हैं, आप सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर डॉलर में करेंगे। तो जब कोई इंडियन सिंगापुर जाता है तो वो सिंगापुर डॉलर खरीद के जाता है या अपने कार्ड पे डॉलर में खर्चता है। तो असली दुनिया में तो ये आसान है, पर ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर आपके टोकन एक ब्लॉकचेन पे है जैसे इथेरियम और अब आपको सोलाना में कुछ खरीदना बेचना है तो वो इतना आसान नहीं होता है। तो दो अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन ब्रिज। तो सेलार भी एक ब्लॉकचेन ब्रिज है जो 20 अलग अलग ब्लॉकचेन को जोड़ता है। पर बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि जो सेलार नेटवर्क है वो एक रग पुल है, मतलब उसके जो फाउंडर है वो पैसा लेके भागने वाले, और आज की डेट में उसकी मार्केट कैप करीब $120 मिलियन पे है। तो क्योंकि इतना लोग उस पर शक कर रहे हैं, मैं एडवाइस करूंगा कि फिलहाल आप उसको मत खरीदिए। जी, अभी अगला सवाल फारूक का है, ये थंडरट्रॉन क्या है? हाँ जी, एक्चुअली दो अलग अलग क्रिप्टो है, एक है थंडरवर्स और दूसरा है थंडर कोर, तो शायद आप उन्हीं की बात कर रहे हो। ट्रॉन एक तीसरी चीज है। तो जो थंडरवर्स और थंडर कोर है ये अगेन दोनों फेल्ड प्रोजेक्ट है। उनमें से एक ब्लॉकचेन है जो ब्लॉकचेन बंद हो चुकी है। ट्रॉन जो है वो एक अलग प्रोजेक्ट है और वो काफी फेमस है, वो खुद की एक ब्लॉकचेन चलाता है और उसके ऊपर BTT जैसे अच्छे काफी यूज केस चल रहे हैं, वो अच्छा प्रोजेक्ट है। पर थंडरवर्स और थंडर कोर फेल हो चुके हैं। ओके, अब आखिर में रोहस इनके सवाल जो खत्म हो गए हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं टेरा की और हमने देखा है किस तरीके से मार्केट पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप इस वक्त जो सेंटिमेंट है उसके लिए क्या कमेंट करना चाहेंगे? जो इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़े डरे हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जो बाय द डिप का फिनोमिनन है वो बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि जब बाय द डिप करते हैं मतलब हमने मान लिया है कि क्रिप्टो की प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाने वाली है और जब भी वो थोड़ी डिप होती है हमें और खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एकदम गलत तरीका है। कोई भी दुनिया में ऐसा एसेट नहीं है जो परमानेंटली सिर्फ ऊपर ही जाता है। तो मेरा एडवाइस होगा कि अगर आप अभी बहुत बड़े लॉस में फंस गए हैं तो आप इवेल्युएट कीजिए कि आपके क्या क्या क्रिप्टो हैं और प्लीज बहुत ध्यान से सोचिए कि ये क्रिप्टो करता क्या है, क्योंकि जो दुनिया में 15-20 हजार क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें हम पॉन्जी बोल सकते हैं या जिनके पास कोई सॉलिड यूज केस नहीं है, वो कोई भी ढंग का बिजनेस मॉडल नहीं है उनके अंदर। तो वैसे क्रिप्टो को बेचने का ये टाइम है। लॉस में भी बेचना पड़े बेच दीजिए और ऐसे क्रिप्टो ही होल्ड कीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनमें कोई यूज केस है। जैसे मैं आम एग्जांपल देता हूं, इथेरियम हो या बाइनेंस स्मार्ट चेन हो, इनकी ब्लॉकचेन पे आज भी लाखों करोड़ों का बिजनेस चलता है, तो वो सॉलिड प्रोजेक्ट है। पर जो प्रोजेक्ट में दम नहीं है आप उसको एग्जिट कर जाइए, भले लॉस में करना पड़े, और सिर्फ सॉलिड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जो टिप्पणियां हैं वो भी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा सेगमेंट खत्म होता है, लेकिन मैंने कहा था आपको कि हालात जैसे मर्जी हो उसमें थोड़ा सा ह्यूमर अगर ऐड कर देना तो मजा आ जाता है, और वही ह्यूमर बहुत सारे लोग ऐड कर रहे हैं मीम्स के जरिए। जो मार्केट के जो इस वक्त के हालात है उस पर थोड़ा सा ह्यूमर कुछ लोगों ने दिखाया है ट्विटर पर। एक झलक आपके सामने। तो देखा आपने कि कुछ इस तरीके से अलग अलग मूवीज के डायलॉग्स के जरिए या फिर किसी ना किसी टिप्पणी के जरिए लोगों ने इसमें ह्यूमर जरूर ऐड कर दिया स्थिति में। फिलहाल ये शो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अगर आपका कोई भी सुझाव है शो को लेकर या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आप उसकी अगर वीडियो बनाकर भी हमें भेजेंगे तो हम इस शो में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हम अपनी स्टोरीज में भी सवालों को इन्वाइट करते हैं। NDTV इंडिया के हैंडल पर आप जा सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह। मैं भी अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ एक जरूर बातचीत करता रहता हूं कि आपके क्या सवाल है। तो अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं हमें तो इन जरिए आप कर सकते हैं, और जब भी आप कुछ भी अपलोड करें साथ में एक हैशटैग जरूर ऐड कर दें
crypto_with_NDTV। सो #crypto_with_NDTV अगर आप लिखेंगे तो बहुत इजीली हम आपकी क्वेरीज को देख पाएंगे और फिर हम उसे अपने शो में शामिल कर पाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का डायरेक्ट जवाब देंगे। इसी के साथ फिलहाल ये शो यहां पर होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।